केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई एक प्रश्न एक संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उत्तर संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह सिद्धांत संकुलों के गुणों को स्पष्ट करने वाला एक सरल सिद्धांत है, किंतु इस सिद्धांत की कुछ कमियां या दोष भी है, जिसके कारण इसकी कुछ सीमाएं हैं जो निम्नानुसार है। एक, यह सिद्धांत धातु संकुलों में विभिन्न संरचनाओं तथा विभिन्न उपसंयोजन संख्याओं के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल है। उदाहरणार्थ ए, यह सिद्धांत इसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सकता है कि कार्बन सेकंड अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय दोनों प्रकार के संकुल क्यों बनाता है, जबकि निकल सेकंड साधारणतया अष्टफलकीय संकुल ज़्यादा तथा चतुष्फलकीय संकुल बहुत कम बनाता है। बी, Fe+3 आयन D5 धातु आयन अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय दोनों प्रकार के संकुल बनाता है, जबकि Cr+3 आयन D3 केवल अष्टफलकीय संकुल बनाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। 2, कॉपर सेकंड की केवल विकृत अष्टफलकीय संकुल डिसॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति होती है, भले ही सभी 6 लिगेंड समान आइडेंटिकल हों, जैसे CuNH3(6) होल ब्रैकेट 2+ आयन CuEN3 होल ब्रैकेट 2+ आयन। इस सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। 3, यह सिद्धांत धातु संकुलों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर आंतरिक कक्षक तथा बाह्य कक्षक संकुलों में वर्गीकृत करता है, जो क्रमशः सहसंयोजक तथा आयनिक गुण रखने वाले माने जाते हैं। कुछ धातु संकुल इसके विपरीत व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे FeACAC(3) एक बाह्य कक्षक संकुल है। इसमें आयनिक गुण के न होने तथा सहसंयोजक गुण पाए जाने के कारण यह कार्बनिक विलायकों में विलेय तथा वाष्पशील है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 4, इस सिद्धांत के अनुसार D1, D2, D3 तथा D9 विन्यास वाले धातु आयन अष्टफलकीय D2sp3 या sp3D2 संकरण, चतुष्फलकीय sp3 तथा वर्ग समतलीय DsP2 संकरण संकुल बनाते हैं, जबकि उपर्युक्त सभी संकुलों के धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी प्रकार D1 से D9 विन्यास वाले धातु आयनों के बाह्य कक्षक संकुलों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अतः केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुलों में भेद नहीं किया जा सकता है। 5, यह सिद्धांत संकुलों में चुंबकीय आघूर्ण के लिए कक्षक योगदान को स्पष्ट नहीं करता है, जैसे कार्बन 2+ आयन और निकल 2+ आयन द्वारा निर्मित संकुल आयनों के चुंबकीय आघूर्ण मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर की गई गणना द्वारा प्राप्त मान से अधिक जाते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। 6, इस सिद्धांत के अनुसार संक्रमण धातु संकुलों के रंग तथा चुंबकीय आघूर्ण संकुल के धातु आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, अतः उनके स्पेक्ट्रम तथा चुंबकीय आघूर्ण में एक परिमाणात्मक संबंध होना चाहिए, किंतु यह सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है। 7, इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगैंड संबंध गुणात्मक है। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों के स्थायित्व संबंधी परिमाणात्मक जानकारी देना संभव नहीं है। 7, यह सिद्धांत संकुल बनने के पश्चात धातु तथा लिगैंड के गुणों में आए परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर पाता है। 9, इस सिद्धांत में धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लिगैंड के महत्व को स्पष्ट नहीं किया गया है। 10, यह सिद्धांत संकुल आयनों में अनुचुंबकत्व की ताप पर निर्भरता को स्पष्ट नहीं करता है। 11, यह सिद्धांत समान संकुलों के आपेक्षिक अभिक्रिया वेग को स्पष्ट करने में असमर्थ है। MnPHEN3 होल ब्रैकेट 2+ आयन अम्लीय जलीय विलयन में शीघ्रता से अपघटित होता है, जबकि FePHEN3 होल ब्रैकेट 3+ आयन मंद गति से अपघटित होता है। बात तो सही है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आयनिक क्रिस्टलों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए जाने के कारण इस सिद्धांत का नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पड़ा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम H. बेथे 1929 एवं J. H. वान व्लेक 1932 ने किया था।
इसके पश्चात ओर्गल 1952 ने इस सिद्धांत का उपयोग संकुलों में धातु लिगैंड बंध की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए किया। यह सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक तथा उसके चारों ओर उपस्थित लिगैंडों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। एक, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ लिगैंड उपस्थित रहते हैं। धातु आयन प्लस लिगैंड साइन एरो संकुल। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। 2, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगैंड द्वारा संकुल निर्माण के समय लिगैंड बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं। 3, केंद्रीय धातु आयन तथा बिंदु आवेश रूप लिगैंड के मध्य आकर्षण पूर्णतः स्थिर वैद्युत होती है। दोनों के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है, अतः निर्मित बंध शुद्ध आयनिक होता है। 4, केंद्रीय धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, अतः जैसे ही लिगैंड का ऋणात्मक सिरा धातु आयन के पास जाता है तो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में एक साथ वृद्धि हो जाती है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। 5, इसके पश्चात जो डी कक्षक लिगैंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है तथा जो लिगैंड मार्ग में नहीं आते हैं उनकी ऊर्जा और कम हो जाती है। 6, इस प्रकार डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। लिगैंड के मार्ग का निर्धारण लिगैंड की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति एवं लिगैंड संख्या के द्वारा होता है। 7, इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हुंड के नियम के अनुसार होता है।